संघर्ष तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। अब मोदी पुराण सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उनका संदेश क्या था? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्या कारण है कि मोदी जी इतने सेंसिटिव क्यों हैं अडानी जी के नाम पर? ये इस वर्ष हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन राज्यों के लिए जिनके चुनाव अब से लेकर और 2024 तक हो रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा प्रदेश की। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनाव है, लेकिन कुछ ऐसे दल भी हैं जो भाजपा की मदद करने के लिए, वोट काटने के लिए कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे। उसमें बीएसपी भी है, एमआईएम भी है, गोंडवाना भी है और आम आदमी पार्टी भी आ रही है। सरकार तो इनकी बनेगी नहीं। संघर्ष तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, यदि 2003 का घोषणा पत्र भाजपा का उठाकर देख लीजिए, उसमें कितने उनके वादे पूरे हुए, पांच, 10, 15 और 20 साल में। 20 साल में से 15 महीने घटा दीजिए। अब जब चुनाव निकट आ गया तो नई नई योजनाएं ला रहे हैं। लाडली बहना, ये लाडली बहना 18.5 साल, 20 साल तक लगभग, तब तक तो उनका ख्याल आया नहीं। बेरोजगारों को भत्ता, ये ख्याल तो आया नहीं। कांग्रेस के कार्यकाल में 2003 तक भत्ता मिल रहा था बेरोजगारों को, आपने वो बंद कर दिया। केवल घोषणा करना, लच्छेदार भाषण देना, नाटक नौटंकी करना, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का एक ट्रेडमार्क हो गया है, ट्रेडमार्क। धीरे धीरे लोगों का भरोसा अब उठने लगा है और जिस प्रकार का प्रशासन और शासन उनका चला है, मैं 2 ही उदाहरण आपको दूंगा। आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लगभग 20 लोग भाजपा के पुलिस के शासनकाल में एटीएस पुलिस ने उनको पकड़ा और मैं सबूत के पकड़ा। किस कदर ये पैसा लेकर आईएसआई पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। उसमें ध्रुव सक्सेना आईटी सेल के अध्यक्ष थे भाजपा के, एक बलराम सिंह बजरंग दल के अध्यक्ष थे सतना के। इनके साथ लगभग 20 लोग थे जो पूरा ग्रुप बना हुआ था और आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। इन लोगों पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चला। क्यों नहीं चला? जमानत हो गई, हाई कोर्ट से उसकी अपील क्यों नहीं करी? जमानत कैसे होने दी? छोटे छोटे प्रकरण में लोगों को जेल भेज देते हैं, जिला बदर हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों पर क्यों राष्ट्रद्रोह का प्रकरण नहीं बनता? एक दूसरा, इनके कार्यकाल में जितने पुलिस के कर्मचारी पिटे हैं भाजपा के नेताओं द्वारा,
इसका कहीं दूसरा उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद भी उन पर मुकदमा दायर नहीं होता। पुलिस के डीजीपी साहब अनेक रहे हैं, लेकिन ये भी इतने दबाव में रहे, इतने निस्सहाय उसमें रहे, बिना साहस के रहे कि उन लोगों पर जिन्होंने पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ पिटाई की, उनके तक को उनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेसियों पे हो गया। खुरई का मुकदमे में जिसमें अरुणोदय चौबे पर मुकदमा लगाया गया, उनका कसूर यह था कि वो शासन प्रशासन खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रवीण रोकड़िया, संदीप रोकड़िया खुरई का, उसका वीडियो है धक्का मारते हुए और हाथ उठाते हुए, उस पर मुकदमा तक दायर नहीं हुआ। और हमारे अरुणोदय चौबे भूतपूर्व विधायक और अनेक हमारे कांग्रेस के लोगों पर 307, 326 पता नहीं कितने मुकदमे दायर हो गए। अभी बुरहानपुर में पिछले 6 महीने से कीमती लकड़ी की कटाई चल रही थी और पिछले 4-5 महीने में 3 बार थाने लूटकर, हथियार लूट कर ले गए, आरोपियों को छुड़ा के ले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण क्या था? कारण यह था कि कीमती लकड़ी वहां से निर्यात की जा रही थी, चोरी की। महाराष्ट्र और यहां तक कि तमिलनाडु के लोग बाग आके लकड़ी खरीद के ले जा रहे थे। क्या ये सारी जानकारी वन विभाग को और पुलिस विभाग को नहीं थी? अब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोगों पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि 3-3 दिन तक जिला कलेक्टर बुरहानपुर के दफ्तर के सामने हड़ताल पर रही महिलाएं, कम से कम 500 महिलाएं, जिला कलेक्टर महोदय ने उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। उनकी मांग क्या थी कि अवैध कटाई रोकिए। इस प्रकार से प्रशासन बिल्कुल पंगु हो चुका है। और कल रात की घटना और सुन लीजिए। गढ़ाकोटा में हमारी आज मीटिंग है। कमलेश साहू वहां पर हमारे उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने आयोजन किया है। कल रात को हिस्ट्री शीटर जो 302 के मुकदमे में एक प्रजापति जो कि जमानत पर है, रात को 11 बजे जाकर उसने एक दलित लड़के को धौंस दी, तेरे को जान से मार देंगे अगर तू गया कांग्रेस की मीटिंग में। फिर कमलेश साहू के घर पे गए, उनके भाई के घर पे जो शिक्षक हैं, और गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा कि बाहर निकल, तेरे को हम ठिकाने लगाएंगे। जो ये व्यक्ति कर रहा है वो 302 के मुकदमे में जमानत पर है, लेकिन अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज की गई, ना उसकी गिरफ्तारी हुई। मेरी जिला एसपी साहब से मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि आप इसे तत्काल गिरफ्तार करिए और उसका इंटरोगेशन करिए, किसके कहने से वो वहां गया। साथियों, ये तो रही बात प्रदेश की। उनका तो शिव पुराण तो इतना लंबा है कि आपसे मैं क्या बताऊंगा, सारी बातें हम बाद में करेंगे। अब मोदी पुराण सुन लीजिए। मोदी पुराण, क्या कारण है कि मोदी जी छोटी छोटी बातों पर तो बयान दे देते हैं, किसी खिलाड़ी की उंगली में चोट आ जाती है तो उस पर भी वो कहते हैं कि बड़ी चिंता का विषय, आपको चोट लगी। लेकिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खुलेआम ऐसे ऐसे लोग जो कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं,
खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उनका संदेश क्या था? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। उसके बाद एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई तो उसमें इतने गंभीर आरोप लगे कि अडानी कॉरपोरेट सेक्टर कंपनी के 4000 के शेयर गिरकर 1100-1200 पे आ गए। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी संसद में कोई उसके बारे में प्रश्न पूछे, उसको भी विलोपित करा देते हैं। इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। क्यों भाई, क्या कारण है? क्या कारण है कि मोदी जी इतने सेंसिटिव क्यों हैं अडानी जी के नाम पर? हम तो केवल प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे हम लोग तो विपक्ष में काहे के लिए बैठेंगे? वैसे ही आप लोग हमेशा कहते हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रही है। जब राहुल गांधी अदा करते हैं तो उनकी खबर छपती नहीं है, मोदी जी खबर छप जाती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रकार लोग तो बेचारे पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जो चैनल के मालिक हैं उनके ऊपर दबाव रहता है। हमें उसमें आपत्ति नहीं है। बात यह है कि पूरे विषय के बारे में अभी तक कोई जांच प्रारंभ नहीं हुई है। भाजपा कहती है कि सब जुडिस है, बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है जांच करने के लिए, वो पूरी कमेटी कैसे सेबी को और ज्यादा अधिकार दिए जाएं ताकि उसका पूरा नियंत्रण ऐसा सुदृढ़ हो कि शेयर बाजार में शेयर खरीदने वालों का की सुरक्षा हो। उसमें अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि अडानी जी के खातों कंपनियों में हजारों लाखों करोड़ के पूंजी लगी है। ये पूंजी किसकी है? ऐसी कंपनियां हैं, शेल कंपनियां, जिनमें एक भी कर्मचारी नहीं है। एक भी कर्मचारी नहीं है। उसके लगभग 9000 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगे। क्या ये जानने का अधिकार इस देश की जनता को नहीं कि भाई ये पूंजी है किसकी? चीन बॉर्डर पर हमारा विवाद चला हुआ है। खुलेआम हमारे भूमि पर उन्होंने कॉलोनी काट दी, उसकी विजुअल्स आ गए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और एक कंपनी जिसके साथ ये डिफेंस परचेजेस की कंपनी फ्लोट की गई, उसमें एक इन्वेस्ट डायरेक्टर जो है एक चाइना के हैं। तो क्या इसमें आंतरिक सुरक्षा को खतरा नहीं है? इस पर प्रश्न पूछते तो उसका जवाब नहीं मिलता। विदेश मंत्री जी भी अपना बचाव करने लगते हैं। हमारे देश के आर्मी चीफ, मोदी जी के रक्षा मंत्री सब कह रहे हैं कि चीन जो है भारत की धरती पर उसने प्रवेश करके इतना कब्जा कर लिया। लेकिन मोदी जी बयान देते हैं, क्या कहते हैं? ना कोई आया, ना किसी ने हमारी धरती पर कब्जा किया। और यही बात तो चाइना कह रहा है। आप चाइना की सरकार को के कथन को उसको प्रमाणित कर रहे हैं और अपने रक्षा मंत्री और अपने आर्मी चीफ को गलत बता रहे हैं। इसके बारे में क्या मोदी जी को माफी नहीं मांगना चाहिए? विदेशों में जाकर कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि भारत के लोग शर्माते थे, अपने भाग्य को खोजते थे कि किस देश में पैदा हो गए, शर्म आती थी। देश में जाकर कहना क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए?
उस पर कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी ने यहाँ की लोकतंत्री और संवैधानिक संस्थाओं में जिस प्रकार का हेरफेर हुई है, उस पर अगर कोई टिप्पणी कर दी तो माफी मांगो, और पहले माफी मोदी जी आप मांगिए, बाद में देखा जाएगा। अडानी जी का प्रकरण पर हम लोग मांग क्या कर रहे हैं? मांग क्या कर रहा है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए, सामूहिक हमारी संयुक्त संसदीय समिति होना चाहिए जांच करने की। तो 7 बार जेपीसी का गठन लोकसभा में हो चुका है, संसद में हो चुका है। बोफर के मामले में हुआ था, आपको याद होगा, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जांच होना चाहिए, जांच करिए। जांच में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अनेक गैर कानूनी सरकार आई, वो भी कुछ नहीं कर पाए। बात यही है कि ये पूरे देश में जो हालात बिगड़ रहे हैं और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को आज कमजोर किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीब दलित और आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, भारतीय संविधान को खतरा है, उससे के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए आज सभी लोगों को विचार करना है। 2024 में लड़ाई किन विचारधाराओं के बीच में होगी? एक विचारधारा होगी महात्मा गांधी की, हमारे सनातन धर्म की आधार पर जो सर्वधर्म समभाव है और भारतीय संविधान में जो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, उस विचारधारा की हो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद साहब, और वो संविधान का सदन जिसने भारतीय संविधान दिया 1950 से आज लागू है, जिसका विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, संविधान जलाया गया था, तिरंगा झंडा जलाया गया था, और गुरु गोलवलकर जी ने कहा था इसका हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि तिरंगा झंडे को। बात यही है, एक विचारधारा है गांधीवादी विचारधारा, एक विचार जो कहती है सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। दूसरी विचारधारा है संघ की, जो पूरे तरीके से इस देश में सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक वैमनस्यता और हिंसा फैलाकर राजनीति करना चाहती है। ये इस मुद्दे पर 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और उसके तहत हमें इस बात की खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, जेडीयू के आदरणीय नीतीश कुमार जी, आरजेडी के तेजस्वी जी, इन सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि अगले चुनाव में हम लोग सब मिलकर उस विचारधारा का विरोध करेंगे जो इस देश में वैमनस्यता फैला रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट कर रही है, उसका विरोध करेंगे। 2024 में ये चुनाव इन दो विचारधाराओं के बीच में होगा। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? इस बात से है कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस पार्टी में शांति आई है, एकता आई है, और वही अनेकता और अशांति भाजपा में चली गई। नारायण त्रिपाठी जी हमारे मित्र हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलए बने थे, भाजपा में कांग्रेस में रहे, तो अच्छे लड़ाकू व्यक्ति हैं और मैयत के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव जो है कोई मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव मध्य प्रदेश का चुनाव घोषणा पत्र में था क्या? हमने 14 घोषणा पत्र लागू कर दिया। इनके 2003, 2008, 2013, 2018 इसके बारे में जो उल्लेख था, जो पूरा सरकार का जो पॉलिसी रही कांग्रेस की शुरू 1952 से लेकर आज तक, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने गरीब
दलित वंचित वर्गों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई लड़ते आई है। भारतीय संविधान के ऊपर उन लोगों को हजारों वर्षों के साथ जो न्याय हुआ था उनको न्याय दिलाया। बेरोजगारों को रोजगार दिया, भूमिहीनों को जमीन दी, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। जाति जनगणना पर आपका क्या स्टैंड है? बड़ा मुद्दा है। जनगणना पर मेरा स्टैंड ये है कि जनगणना ओबीसी के आधार पर जनगणना के रिजल्ट आने चाहिए। अभी तक आपने 2011 तक के आपने जनगणना के रिजल्ट दिए, उसके बाद आपने दिए नहीं। जनगणना होनी चाहिए और मैं इस बात को दावे कह सकता हूं कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है। क्योंकि तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। मैनिफेस्टो में देंगे ये आप, चुनावी मैनिफेस्टो में देंगे कि जाति जनगणना करवाएंगे? जी, मैनिफेस्टो में देंगे आप अपने? अरे तो नियम है, कानून है, इसमें मैनिफेस्टो की जरूरत क्या है? और मुद्दा बनाएंगे आप? देखिए, मुद्दा तो भाजपा तो पीछे हट रही है। आरएसएस जो है ये झूठा प्रचार कान में फूंकती है भैया ऐसा ऐसा होता है, इनकी इतनी बीवी होती है, इतने बच्चे होते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। बिहार में घोषणा कर दी है नीतीश ने, वो करवा रहा है जनगणना। आपका क्या नेशनल स्टैंड है और कांग्रेस का? जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होती है। कांग्रेस पार्टी का संगठन हमारा कमजोर है, मैं स्वीकार खुलेआम करता हूँ। उस संगठन को कैसे मजबूत करें उसमें हम सब लोग एक ईमानदारी से भाजपा इन वर्गों के हितैषी है। तो जितने पट्टे आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को मिले थे, जिसको भाजपा के राज में निरस्त हो गए थे, उनको सबको वापस दिलवाई। जिनके जमीनों पर बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है वो दिलवाइए। बैकलॉग की भर्ती पूरी कराइए। भोजन से क्या उसका भला हो जाएगा? हमने छुआछूत मिटाने का तो कानून बनाया हुआ है, लेकिन आज भी आप ही के जिले में घटना हुई है जहां एक दलित परिवार के व्यक्ति को मंदिर में जाने से उसको प्रताड़ित किया गया। वो मानसिकता ही ये आरएसएस की विचारधारा का प्रतीक है। अभी तक चुनाव में भर्ती में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक जो बाय कॉम्पिटिशन योग्यता के आधार पर भर्ती होना चाहिए नहीं हो रही। नियमों को बनाए टास्क रख दिया गया है। जो भर्तियां हो रही है उसमें लोगों में निराशा इस बात की है कि आप कौन आपका युवा मोर्चे का सदस्य है, कौन आपका एबीवीपी का कार्यकर्ता है, कौन संघ से जुड़ा है, उसकी भर्ती हो रही है। तो क्या लोकतंत्र है कि नहीं है? अगर हम लोग एक सक्रिय सशक्त विपक्ष का रोल अदा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा क्या? बात यह है कि हमारे पीसीसी के अंदर ऑफिस बेरर आरक्षण कौन लाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण कौन लाया? ओबीसी का कौन लाया बताइए? कांग्रेस है कि नहीं लाई? बैकवर्ड लाया। अर्जुन सिंह जी ने पिछड़ा वर्गों को लिए राम की महाजन कमीशन बनाया, स्कॉलरशिप चालू की, उनके लिए हॉस्टल अलग बनाए। किसने की? कांग्रेस ने की। आरक्षण भी आप पूरा नहीं दे पाए। 27% जो है 27% देने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। उसमें आपत्ति किसने करवाई बताइए? हाई कोर्ट में स्टे किसने लिया बताइए? मंडल कमीशन का विरोध किसने किया बताइए? बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। सिंधिया जी के जब हमारी सरकार 2018 में बनी तो 114 लोग कांग्रेस के विधायक चुनकर आए। सिंधिया जी के साथ केवल 17 लोग गए, 17 लोग उनके
तो बाकी 4-5 लोग और थे। तो 17 लोग 114 में 17 लोग कम कर दो तो 97 उनके खिलाफ थे। 97 विधायक की माने कि 17 विधायकों की माने, इसके बाद बहुमत था वो मुख्यमंत्री बन गए। वही हाल राजस्थान की पार्टी ऐसा है, पार्टी के कमजोरी का कोई कारण नहीं है, नियत का सवाल है। अगर लोग बिकने लगेंगे विधायक को 25-25, 50-50 करोड़ में बिकने लगेंगे तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? पंजाब केसरी ने मेरे खिलाफ क्या चलाया था आपको मालूम, से माफी मांगे पड़ी पंजाब केसरी को। आप फिर वही चाहते हैं क्या? निकल के ये आ गया कि यहाँ नियम कानून का राज नहीं चल रहा है, यहाँ केवल दादागिरी का राज चल रहा है। दादागिरी, पुलिस राज चला हुआ है, पुलिस भी असहाय है। एक व्यक्ति 9 FIR कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराता है, एक व्यक्ति जिसमें उसका नाम FIR में नहीं है, वो गवाह में है। यानी कि सारी घटनाओं के समय वो महान व्यक्ति मौजूद रहते हैं। ऐसे झूठे प्रकरण जो बन रहे, और पहले भी आपको बड़ा होने का भी हाथ बताया, तो ऐसे लोग जो कि आपराधिक तत्व के हैं, जो लोग पुलिस के साथ मिलकर झूठे प्रकरण बना रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे प्रकरण है, हम लड़ाई लड़ेंगे। जो गलत काम कर रहे अधिकारी उनको हम लोग अदालत को पहुंचाएंगे। भाई साहब 2003 में आपकी सरकार गई थी, उसके जस्ट पहले आपने भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से ST/SC के लिए बहुत पॉपुलर घोषणा पत्र लाए थे, और उसके बाद आपकी सरकार चली गई। तो क्या अगर सरकार आती है तो उस परिप्रेक्ष्य में आप पुनः कुछ काम करेंगे? बात सुनिए, भोपाल डिक्लेरेशन क्या था? कैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के और पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें रोजगार के खोले और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध। जब कांग्रेस सरकार गई 26,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है। अब आपने कर्जे की बात करी थी, तो इस देश में मोदी राज में 12.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का। 12.5 लाख करोड़ का एक पैसा भी किसान का माफ नहीं हुआ, एक पैसा मजदूर का माफ नहीं हुआ, एक पैसा छोटे बड़े व्यापारी का माफ नहीं हुआ, एक पैसा मुद्रा योजना में कर्जा पाने वालों का माफ नहीं हुआ।